सो हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी मुंबई के कैंपस के बाहर। एंड यहाँ मैं आया था अपना एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने। सबसे पहले तो 9-10 की रिपोर्टिंग थी। मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैं पहुँचा इधर अराउंड 9:30, लेकिन मैंने कॉल करके बता दिया था कि मैं थोड़ा लेट होऊंगा, एंड बिकॉज मेरी ट्रेन 5.5 घंटा लेट थी भाई, क्योंकि मैं एमपी से डायरेक्ट आ रहा था एग्ज़ाम देने। एंड ट्रेन 5.5 घंटा लेट थी। एंड ये जो एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई है, ये एक्चुअली पनवेल में है, जो कि आपका मुंबई से कम भी 1.5-2 घंटा दूर है। तो भाई, ये मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा आराम से आपको मिल जाएगा। नहीं, मेरे को यहाँ से मुझे ट्रांसपोर्टेशन का भी पता नहीं था, तो मैंने लोकल ट्रेन पकड़ी। मैं यहाँ पनवेल आया, पनवेल से भी आधा घंटा लगा मुझे ऑटो लेके पहुँचने में। तो भाई, दूर है, टाइम का ध्यान रखिएगा और टाइम पे पहुँचिएगा, प्लीज़ लेट मत होइएगा। हालाँकि मैं लेट एंटर हुआ, लेकिन मुझे 1 घंटा मिला। 1 घंटे में 60 क्वेश्चन्स करने थे, एमसीक्यू क्वेश्चन थे, एंड इसका लेवल ईज़ी था। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे इन एमसीक्यूज़ का लेवल ईज़ी लगा। जैसे ही, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, तो आप आंसर को रिविज़िट करके चेंज कर सकते थे, एंड बहुत ही ईज़िली हो गया। हालाँकि 2-4 में कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन आपके लिए ईज़ी है तो सबके लिए ईज़ी है। तो इसीलिए इसमें जो है लाइक गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है। बट ठीक है, जैसे-तैसे हमने दे दिया अपना एंट्रेंस, एंड मेरे ख़्याल से 50 से 60 बच्चे के करीब आए थे एमआईटी यूनिवर्सिटी मुंबई का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का। देन हमें कहा गया 1 घंटा वेट कीजिए, तब वो रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे एंड बताएँगे कि कौन-कौन इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड है। मज़े की बात कि इंटरव्यू के लिए सबको सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने, मुझे सुनने में आया कि सबके 50% से ऊपर आए हैं, तो इसलिए रिटन एग्ज़ाम में जिसके 50% से ऊपर थे, वो एलिजिबल हैं आपका इंटरव्यू के लिए। तो सबको इंटरव्यू के लिए बोल दिया गया। तो अब इंटरव्यू में उन्होंने एक चीज़ अच्छी कही कि 2 अलग-अलग पैनल बिठाए, और एक पैनल में 3 लोग थे। तो थोड़ा-सा लाइक 50-60 लोग थे, सबको 15 से 20 मिनट दे रहे थे, एंड थोड़ा जल्दी हो रहा था कंपैरेटिवली टू मानव रचना। उनको में तो 11 लोग थे पैनल में, और सिर्फ़ एक ही पैनल था, तो इसलिए उधर तो बहुत टाइम लग गया। लेकिन यहाँ बेटर किया इन्होंने, लेकिन यहाँ ये चीज़ इन्होंने बेटर करी कि भाई 2 अलग-अलग रूम लिए एंड 2 अलग-अलग पैनल किए, और पैनल में भी 11 लोग नहीं थे एक पैनल में, एक पैनल में 3 लोग था। तो बात करें कि मेरे से क्या-क्या पूछा गया, तो सबसे पहले तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को बोला। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैंने मास्टर्स किया है इग्नू से, मेरा डिसर्टेशन था स्ट्रेस एंग्जायटी एंड डिप्रेशन इन क्या नाम है स्टूडेंट्स पोस्ट कोविड-19। उन्होंने पूछा क्या रिज़ल्ट रहा? तो मैंने रिज़ल्ट बता दिया कि हाँ, देयर वाज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशन एंड नॉर्मल से ज़्यादा था। तो उन्होंने मेरे से डिसर्टेशन के बारे में कम क्वेश्चन पूछे, उन्होंने मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पूछा, क्योंकि उन्हें शायद लग रहा होगा कि मैंने बहुत टाइम से इसी फील्ड में हूँ, बिकॉज़ ठीक है, आई लुक अ लिटिल बिट मैच्योर देन माय एज। अ, तो मैंने कहा कि नहीं मैम, मैंने इंटर्नशिप में 260 आवर्स की इंटर्नशिप की थी डी-एडिक्शन सेंटर में, एंड मैंने एक ऑनलाइन इंटर्नशिप भी की थी। उन्होंने कहा वर्क एक्सपीरियंस क्या है? मैंने कहा मैम, मेरा को वर्क एक्सपीरियंस इतना नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे को डी एडिक्शन सेंटर से क्वेश्चन पूछे। तो फिर उन्होंने डी एडिक्शन सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि अच्छा, आपका लाइक कौन-कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं? तो मैंने पहले बताया कि अल्कोहल से कॉर्सकॉफ सिंड्रोम हो सकता है, एंड फीटल अल्कोहल फीटल सिंड्रोम भी हो सकता है, और वो बच्चे के लिए बहुत डिट्रीमेंटल होता है, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं होता। और फिर मैंने कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस भी बताया, एंड वो यंग चिल्ड्रंस में हार्ट प्रॉब्लम्स भी कर सकता है कैनबिस जो है, एंड साइकेडेलिक्स यूज़ करके सिज़ोफ्रेनिया के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं बढ़ने के, एंड जो लोग डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं, वो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के शिकार हो ही जाते हैं, बिकॉज़ उनकी बॉडी जो है आदी हो जाती है क्या नाम है डिप्रेसेंट्स लेने के। और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बहुत कॉमन है सब्सटेंस अब्यूज़ में, मैंने बताया। फिर उन्होंने ये मेरे से पूछा, एंड पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ। मैं भी नॉर्मल इंग्लिश बोल रहा था, थोड़ी टूटी-फूटी, लेकिन मैं इंग्लिश में बोल पा रहा था, एंड वो समझ पा रहे थे मेरी बात, तो दैट वाज़ गुड। सो फिर उन्होंने क्या नाम है, पूछा कि ये आप साइकोलॉजी में क्यों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्यों बनना चाहते हैं? तो मैंने बोला कि मैम मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया क्या है, किसी नोन को ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, एंड मुझे लगा था कि इस चीज़ की नॉलेज और अवेयरनेस बहुत कम है, एंड अगर मैं इस फील्ड में आऊँगा, तो ऑफ कोर्स मैं नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ा सकता हूँ। तो मैं कॉमर्स फील्ड से स्विच करके साइकोलॉजी फील्ड में आया। तो दे वर लाइक, ओह! दैट इज़ नाइस। सो आई थॉट दैट वेंट इंटो माय फेवर, एंड फिर उन्होंने पूछा कि मैं क्या उनकी हेल्प कर पाया? तो मैंने कहा मैंने उनकी तो हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन उनके
ही एक जो एल सबसे बड़ा बच्चा था, जब उसको दिक्कत हुई थी तो मैं हेल्प कर पाया था। एक और मैम ने एक और सवाल पूछा था कि सबसे पहले एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे असेसमेंट लेता है? तो मैंने सबसे पहले बताया कि मैम हिस्ट्री टेकिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हिस्ट्री साथ में जो रिलेटिव आया होता है या जो साथ में बंदा होता है उसकी भी उससे भी हिस्ट्री लेनी चाहिए, ताकि हिस्ट्री कंफर्म करी जा सके कि बंदा जो है सही बोल रहा है। एंड जो साइकोलॉजिस्ट है उसको भी अपना लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स पूछनी चाहिए, ताकि पता चले कि ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, जो एक बढ़िया हिस्ट्री ली जा सके। फिर मैंने कहा ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट बाहर से लेके अंदर कैसे है, क्या पहना है, कैसे प्रेज़ेंट कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन होनी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन तो ज़रूरी होती ही है कोई भी असेसमेंट के लिए। फिर मैम ने एक और चीज़ पूछा कि कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा झूठ बोल रहा है या फेक कर रहा है? मैंने सिंपल सा बोला कि मैम इसमें स्किल और एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होती है एक साइकोलॉजिस्ट के। सो मेरे को लग रहा कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, जितना मैंने एक्सपेक्टेशन की थी, क्योंकि मेरा बहुत सर दर्द शुरू हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। बट इट वेंट वेल अकॉर्डिंग टू मी, सो दैट इज़ ग्रेट फॉर मी। एंड मेरा रिटर्न भी ठीक हुआ एंड इंटरव्यू भी अच्छा हुआ फॉर सरप्राइजिंगली। तो आई आई हैव रियली हाई होप्स फॉर एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई। एंड देखते हैं 60 लोगों में से 12 शायद शॉर्टलिस्ट होंगे, एंड हम देखेंगे उसमें अगर मेरा नाम होगा तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। ओके, बाय।